अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो विविधता को समझना। तो पहला चीज़ ये है कि विविधता क्या है। विविधता का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक दूसरे से अलग होना, सिंपल सा मतलब। और अगर हम डीप में ब्रॉड में इसको समझने की कोशिश करें तो अलग अलग तरह की चीज़ें, आदतें, संस्कृतियाँ और जीवन शैली, ये सभी चीज़ें मिलकर भारत को एक विविधताओं वाला देश बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा विविधता जो है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है भारत के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में भिन्नता दिखाई देती है, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो, भोजन हो, पहनावा हो, त्योहार हो, रीति रिवाज हो। ठीक है, अब विविधता का अर्थ समझ लेते हैं हम। तो जब लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं, सोचते हैं, रहते हैं, उसे विविधता कहते हैं। ये है बुक के टर्म में। अब मैं बताता हूँ। विविधता का सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे जैसे आप हो और आपका एक दोस्त है। आप हो सकता है यूपी से हो, आपका दोस्त हो सकता है एमपी से हो। उसकी लैंग्वेज जो है, जो मदर टंग होती है, आपकी अलग हो, आपकी भोजपुरी हो, एमपी वाले की कुछ और हो, उनका खान पान का तरीका अलग हो, एमपी वालों का अलग हो। तो इन चीज़ों में जो विभिन्नता है ना, इसी को विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। कि अलग अलग तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, या कोई भी मतलब कार्य करते हैं, उन सब में अलगपन जो आ जाता है उसे ही विविधता कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है कि दक्षिण भारत जो है हमारा साउथ साइड, उधर ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, और उत्तर भारत में गेहूँ। तो गेहूँ से बने जैसे रोटी हो गया, पराठा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दक्षिण भारत के लोग जो है चावल से बने चीज़ें, जैसे इडली वगैरह बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे को उतना डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि ये छोटी वीडियो ही रहने वाली है इसीलिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। राजस्थान में हल्के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, बंगाल में दुर्गा पूजा होता है क्योंकि वहाँ पे हिंदू जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पे सिख रहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक तरीके से कृषि प्रधान को कृषि की प्रधानता को दर्शाता है। ठीक है, अब विविधता क्यों होती है? विविधता होती है तो उसके अंदर बहुत सारे कारण आ जाते हैं। पहला कारण जो है वो भौगोलिक कारण है, जिसे जियोग्राफिकल फैक्टर भी कहते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो लोग जहाँ रहेंगे उसी तरीके की मतलब खान पान और अन्य चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे लोग रहेंगे तो वहाँ समुद्र के किनारे सब्जी वगैरह उतना अच्छे से नहीं मिलता है, तो वो लोग मछली खाते हैं, नाव चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहाड़ में रहने वाले लोग जो हैं वो खेती के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जो आप देखोगे तो उनका जो खेती करने का तरीका होता है वो नॉर्थ इंडिया के मतलब उत्तरी भारत के समतल इलाकों में जो जब कृषि किया जाता है उससे बहुत ही अलग होता है। अब रेगिस्तान की बात करें हम, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो पानी बचाने के तरीके मतलब अपनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये आपका पहला तो भौगोलिक कारण हो गया। उसके बाद आपका ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण ये है कि भारत में अलग अलग टाइम पे बहुत सारे शासक आए, जैसे मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए,
अलाउद्दीन खिलजी आया और भी बहुत सारे शासक आए। तो वो जितने भी मतलब शासक आए वो अपने साथ साथ परंपराएं, कला, भाषा, संगीत, रीति रिवाज और त्योहार, ये सभी चीज़ें लेके आए। व्यापार और यात्राएं जो है उनसे भी भारत को नई चीज़ें मिली। भारत में मतलब वो चीज़ें आई, कुछ चीज़ें गई, जैसे चीन और अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन देशों से कुछ चीज़ें भारत को भी प्राप्त हुई और कुछ चीज़ें भारत ने उनको भी प्रदान की। कि विभिन्न तरह के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने कल्चर का आदान प्रदान हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक कारण माना जा सकता है। अब भारत में विविधता के बारे में बात करते हैं हम, तो पहला तो आ जाता है भाषा। भाषा जो है, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान ने 22 भाषाएं जो हैं उनको अनुसूचित भाषाएं मानी है। जो सूची बनी हुई है उसके अंदर इसको डाल रखा है। ठीक है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मैथिली, पंजाबी आदि इसके अंदर प्रमुख हैं। ये जितनी भी हैं ये भाषाएं अनुसूचित भाषाओं के अंदर आती हैं। ठीक है। अब धर्म के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू धर्म, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सब भारत में पाए जाते हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सारे जितने भी धर्म हैं वो सब पाए जाते हैं। हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति और त्यौहार है जिसको कि विभिन्न धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं और आपस में मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। त्योहार जो होता है वो धार्मिक त्योहार भी हो सकता है, फसल त्योहार भी हो सकता है, राष्ट्रीय त्योहार भी हो सकता है। ठीक है। तो धार्मिक त्योहार जो होता है वो किसी धर्म विशेष का होता है, जैसे कि दीपावली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, गुरुपुरब हो गया। उसके अलावा आपका जैनों का एक त्योहार होता है, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो होता है और इस तरीके से होता है। तो फिर फसल त्योहार होता है कि फसल त्योहार जो है उसमें पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, ओणम हो गया, मकर संक्रांति भी इसी के अंदर आ जाता है। राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय त्योहार में स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया इत्यादि। भोजन, तो अब भोजन के बारे में बात करें तो उत्तर भारत का जो है वो मेनली रोटी, दाल, सब्जी, ये सब चीज़ें हैं। दक्षिण भारत में पराठा भी आप ले सकते हो उसमें। दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें हैं। पश्चिमी भारत जैसे गुजरात हो गया तो ढोकला हो गया, थाली पीठ हो गया और दाल बाटी चूरमा हो गया, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब पूर्व भारत की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर मछली चावल जो है वो माछ भात बोलते हैं उसे, मछली चावल फेमस है। क्योंकि ये पूर्व भारत में जो हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हम बात करते हैं कोलकाता की बात करते हैं तो उधर साइड मछली चावल जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। वहाँ के लोग बड़े ही चाव से इसको खाते हैं। अब पहनावा के बारे में बात करें तो पहनावा भी सबका अलग अलग होता है। पंजाब में जैसे सलवार कमीज़ पहनते हैं, राजस्थान में घाघरा चोली पहनते हैं, तमिलनाडु में साड़ी और लुंगी पहना जाता है, कश्मीर में फिरन पहना जाता है। इसके अलावा जो भी जिस प्रकार का स्टेट है उसके हिसाब से पहनावा भी बदल जाता है और यही डाइवर्सिटी यानी विविधता को दर्शाता है। अब विविधता का महत्व क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो विविधता का कुछ तो महत्व होना चाहिए कि क्यों ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर इससे क्या फ़ायदा है। पहला ये है कि ये जीवन को रोचक और रंगीन बनाता है। रोचक और रंगीन बनाता है मतलब कि हमारे बोरिंग से ज़िंदगी में कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता है।
हम किसी दूसरे कल्चर के लोगों को देखते हैं, उनके ट्रेडिशंस को देखते हैं, उनके त्यौहार को देखते हैं, तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हमें जो है उन उनका सम्मान करना चाहिए, और मतलब सहिष्णुता की भावना यानी भाईचारे की भावना जो है हमारे मन में जागृत होती है कि हाँ, हमें भी मिलकर उनके त्योहार में हमें शामिल होना चाहिए, उनके पहनावे को ट्राई करना चाहिए, उनके खान पान को ट्राई करना चाहिए, उनके कल्चर को देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सहिष्णुता को बढ़ाती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो है लोकतंत्र को मजबूत करती है। लोकतंत्र को ये किस तरीके से मजबूत करती है? जब सभी व्यक्ति समान अपने आप को समान समझेंगे तो वो जो है किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो संविधान जो है वो सशक्त होगा। संविधान सशक्त होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो हम सभी का विकास हो जाएगा, और इस तरीके से लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो विविधता का महत्व आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एकता में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझते हैं। अब क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भाषा, संस्कृति के लोग जो हैं वो रहते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो पता है क्या है? कि भारत अनेकता में एकता की भावना को लेके चलता है। ठीक है। सभी धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग मिलकर जो है एक राष्ट्र बनाते हैं। मतलब जो हमारा देश है भारत, वो बहुत सारे धर्म के लोगों से, बहुत सारे पंथ के लोगों से, जिनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, वो सभी रहते हैं और मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। संविधान जो है सभी को समान अधिकार देता है। संविधान सभी को समान अधिकार देता है कि सभी समान हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो है जैसे तिरंगा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, अशोक चक्र हो गया, उसके अलावा राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती वगैरह, ये सब हमें जोड़ने का काम करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि कभी-कभी भिन्नताओं के कारण, जैसे कि हर कोई तो अलग-अलग है, उसके कारण झगड़े या भेदभाव हो सकता है। जाति, धर्म या भाषा के आधार पर लोग अलग-अलग हो सकते हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ बोलो, ऐसे करके। तो वो जो है लोगों को अलग कर सकता है। इसका समाधान यही है कि समानता और भाईचारे की भावना का विकास किया जाए, शिक्षा और जागरूकता को फैलाया जाए, संविधान का पालन किया जाए, क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, और संविधान सर्वश्रेष्ठ है। ये बात हमें मानना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सभी अच्छी बातें हैं, और जो कि देश को एकजुट होकर रहने में मदद करती है। तो इसीलिए ये विविधता से जुड़ी चुनौतियों का पालन करने में हमें संविधान हमारा बहुत हद तक मदद कर सकता है। अब संविधान और विविधता के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार तो देता ही है। उसके बाद संविधान में ये भी वर्णित है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता जो है, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि हर धर्म समान है, कोई भी धर्म किसी धर्म से बड़ा नहीं है, और इसको मतलब प्रसारित करने का कार्य करता है। समानता का विचार है कि सभी को बराबर अवसर दिया जाए, संविधान में ये वर्णित है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण से कि जैसे केरल और लद्दाख का एग्जाम्पल लिया गया है। तो केरल समुद्र के किनारे है, वहाँ पे मसाले की खेती होती है, मछली जो है वो खाते हैं लोग, नौका दौड़ जो होता है वो उनका पसंदीदा वो है कार्य। लद्दाख जो है वो पहाड़ी इलाका है, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड है, पशुपालन किया जाता है,
क्योंकि जो ऊनी कपड़े बनते हैं वो ऊन जो होता है वो इन्हीं पशुओं से निकाला जाता है। और बौद्ध धर्म जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। केरला में आपको ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी मत धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। दोनों जगह अलग अलग हैं लेकिन दोनों भारत का हिस्सा हैं। पहला जो एग्ज़ाम्पल है इससे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया हो तो आप एक बार इसको वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। अब स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे अलग अलग धर्म और भाषा के लोग जो है मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े थे। जैसे गांधी जी हो गए गुजरात के, भगत सिंह हो गए आपके पंजाब के। ऐसे ही नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सब जितने भी थे, रानी लक्ष्मीबाई, सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई थी। और ये दर्शाता है कि ये भाईचारे की भावना को दर्शाता है, एकता में विविधता में एकता की भावना को दर्शाता है। यहाँ ये प्रिंट में गलत है, यहाँ आएगा विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। जो निष्कर्ष है कि इस टॉपिक से हमने क्या सीख लिया, जो ये चैप्टर है कि विविधता जो है भारत की पहचान है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हमें सिखाती है कि अलग होना कोई कमज़ोरी नहीं है, भिन्नता कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन एक ताकत है। कैसे ताकत है? क्योंकि हम विभिन्न लोग अगर एक साथ एकजुट हो जाएं तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के तरीके मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, हमें हर संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। ये हमें सिखाता है विविधता, कि अगर हम सम्मान नहीं करेंगे कि किसी दूसरे की संस्कृति का, तो वो भी हमारे संस्कृति का सम्मान नहीं करेगा। और इस तरीके से जो है हम अलग थलग पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों को मिलाकर कंक्लूज़न के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत एक मजबूत और शांतिपूर्ण राष्ट्र तभी बन पाएगा जब भारत की विविधता और विविधता में समाहित करके एकता, इसको ध्यान में रखते हुए और संविधान का पालन करते हुए भाईचारा बनाकर अगर हम काम करें तो हम जो है अच्छे तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। मैंने इंग्लिश में भी करवा दिया है, जिसने इंग्लिश मीडियम में नहीं देखा है वो इंग्लिश मीडियम वाला भी जाके देख सकते हो।